कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है कहीं से, कुछ सवाल सॉल्व किया है तो पूछो जो नहीं समझ में आया, अथवा हम आगे बढ़ें। अरे कंप्यूटर से नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछो, कंप्यूटर की बारी आएगी। चलो सभी, ललिता आगे बढ़। फूलचंद, स्लो हो पा रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स यू फास्टर। स्टेट टेबल देखिए, कैब ए बी सी डी ई, सोमवार बुधवार मंगलवार, कैब जानते होंगे, कैबिनेट यात्रा के लिए, और इनके द्वारा दूरी और घंटे जो तय किए गए हैं, इसका ये टेबल है। हेलो करणवीर, एक कैब 16 घंटे में 656 किलोमीटर दूरी तय करता है सोमवार को। एक कैब मंगलवार को 12 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी करता है, और बुधवार को 10 घंटे में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। माइग्रेशन आप बाद में भी दे सकते हो। हेलो जूही, काजल जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी उधर से ध्यान हटाओ, बड़ा इजी है वो। ये सारे PYQs हैं। अब इन आंकड़ों का प्रयोग करके निम्नलिखित उत्तर देना है। कौन सा उत्तर देना है? ये वाला। कुल मिलाकर कैब ए की 3 दिनों की औसत गति क्या है? कैब ए की गति हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो औसत गति क्या है? 3 दिन में कितनी दूरी तय की गई कैब ए के द्वारा, और कितना समय लगा 3 दिनों में मिला करके? दूरी को समय से भाग दे देंगे तो औसत गति निकल आएगा। फटाफट निकालिए। लगा रहे हो?
तीनों समय को जोड़ करके भाग देना है। यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए सॉल्यूशन। कैब ए द्वारा 3 दिन में तय की गई कुल दूरी 656, 480 और 410 को जोड़ लेना है 1546 किलोमीटर। और कुल समय, ये तीनों समय को जोड़ के 38 घंटा, 1546 में 38 से भाग दे देंगे तो लगभग 40 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन, सोमवार को कैब सी और कैब ई की औसत गति में कितना अंतर है? सोमवार को कैब सी और कैब ई की औसत गति में कितना अंतर है? कैब सी ये है, सोमवार को औसत गति यहां से निकाल लेंगे दूरी बटे समय, और इसी तरह से ई का भी निकालेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है निकालेंगे। दूसरों को भी निकाल लेने दो, 1 मिनट। Let me check what is the strength. Till now, I have not counted. That is actually assumption based on the number of poles. ये नहीं आया, ये तो सबसे सिंपल था। सी की औसत दूरी क्या होगी? 770 में 11 का भाग दे दो 70 किलोमीटर। और ई की औसत दूरी क्या होगी? 826 में 14 का भाग दे दो 59। दोनों में अंतर कितना है? 11 किलोमीटर। पोल भी नहीं आया लोगों, फिर से पोल देते हैं। आज 10 लोग ज्यादा हैं क्लास में, 30 लोग हैं। तीन दिनों में किस कैब द्वारा सर्वाधिक दूरी तय की गई? क्या छोड़ के आई? किचन छोड़ के आ रही? किचन की टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट नहीं किया जा सकता आगे बीच में? आगे खासकर रोटी बनानी हो तो 8:30 तक बना लो, आधे घंटे में सबको खिला लो, ऐसे नहीं कर सकते? मैं पढ़ाने के लिए अपनी किचन की टाइमिंग नहीं, पूरे घर की टाइमिंग को, सब सारी कॉलेज की टाइमिंग सब कुछ एडजस्ट करता हूँ। मैं ना किसी पार्टी में जाता, ना किसी इनविटेशन में जाता, ना किसी दोस्ती यारी को बढ़ाता, दोस्तों से भी नहीं मिलते शाम को। जो शाम को जो 6 से 7:30 वाला पीरियड है ना, वो दोस्ती यारी का पीरियड, वो मैंने सेक्रीफाइस किया हुआ है। 9 बजे वाला पीरियड है जब बच्चे सोते हैं, टीवी देखते हैं, प्राइम टाइम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं, किचन में वाइब भी होती है, बच्चे सो जाते हैं, तो वो भी सेक्रीफाइस किया हुआ है। पिछले 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, 2 ढाई साल हो गए, तो आपने भी तो करना ही पड़ेगा। मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचा है। किस कैब द्वारा सर्वाधिक दूरी तय की गई? सारी दूरी जोड़ लो,
पा रही है तो जिम्मेदार कौन है? हम ही तो जिम्मेदार हैं। हर गुजरती पीढ़ी जिम्मेदार है। बच्चे को सही परवरिश देना माने अपना जीवन बदल देना। वेरी गुड राजश्री। निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र में भारत विश्व और नई दिल्ली के बीच सर्वोत्तम संबंध निरूपित किया गया है? यानी पहले विश्व, फिर भारत, फिर नई दिल्ली। आगे समझ में? विश्व के अंदर भारत है, भारत के अंदर दिल्ली है। निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र में परिवार, परिजन और घरेलू नौकर के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया गया है? परिवार, परिजन यानी अपने लोग, फैमिली मेंबर्स, और घरेलू नौकर। परिजन मतलब अपने लोग। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ए ये है, थोड़ा ऊपर चला गया है, बी ये है, सी इज दिस एंड डी इज दिस। नौकर परिवार में कैसे आएगा? कॉमन सेंस की बात है। नौकर बाहरी व्यक्ति है ना, वो आता है काम करने, पारिवारिक संबंध नहीं है उससे। ये परिवार हो गया, ये परिजन हो गया, और ये नौकर। नौकर बाहर। घरेलू नौकर का मतलब घर का सदस्य नहीं हो गया, घरेलू नौकर का मतलब घर में काम करने वाला, बस। अब ये टेबल है आपके सामने। विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज अध्ययन, सामाजिक अध्ययन और कंप्यूटर। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 600, गणित का नहीं पता 300, 360 कंप्यूटर का नहीं पता। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता 240, 216, समाज अध्ययन का नहीं पता 168।
अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 36, 60 नहीं पता, 48 में 32। विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए 600, कोई नहीं, 400, 400, 400। तो ये पता लगाना है बीच का मामला क्या है जो अनअवेलेबल है। यदि गणित का उत्तीर्णांक 35% था और ऐसे व्यक्ति जो गणित में केवल उत्तीर्ण हुए का प्राप्तांक 70 था, तो गणित का पूर्णांक क्या था? गणित का उत्तीर्णांक 35% था, ऐसे व्यक्ति जो गणित में केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं का प्राप्तांक 70 था, तो गणित का पूर्णांक क्या था? यहाँ मेरे पीछे 200 लिखा हुआ है। गणित में देखिए, उत्तीर्णांक यानी जिस नंबर से लोग पास होते हैं, यानी 100 में 35%, 100% में 35% पा जाओगे तो गणित में पास हो जाओगे। और गणित में कुछ लोग हैं सिर्फ गणित में ही पास हुए, बाकी में पास नहीं हुए और 70 नंबर पाए थे। यानी 35% बराबर 70 नंबर। 35% का मतलब अगर 70 नंबर है तो 100% का मतलब क्या होगा? हाँ जी, जिसकी क्लास का मन नहीं करता ना वही आपको फेल कर देगा। ये समझ में आ गया कैसे आया? अभी आप मन के चक्कर में मत पड़ो, ये मन आपका है दुश्मन। जहां मन की बात हो वहां आपको विवेक को प्रेफर करना चाहिए। आपका विवेक क्या है? मन और विवेक में अंतर है। क्या अंतर है? मन प्रेय देखता है, विवेक श्रेय देखता है। प्रेय और श्रेय का अंतर। प्रेय और श्रेय मतलब क्या होता है? प्रेय का मतलब होता है जो अभी आपको प्रिय है, जो आपके मन माफिक है। पिक्चर देखना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, पिज्जा खाना, किटी पार्टी करना, गप्पे मारना, टिकटॉक बनाना, प्रिय। ये आपको प्रिय है लेकिन कल्याणकारी नहीं है, आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। श्रेय क्या है? श्रेय का मतलब है कि जो अभी आपके मन को प्रिय नहीं है लेकिन आपके लिए आवश्यक है, कल्याणकारी है। पढ़ाई करना, करियर बनाना, आगे बढ़ना, कष्ट उठाना, मन के थोड़ा प्रतिकूल चलना। तो जीवन में जब भी आपकी परिस्थिति आएंगी तो दो परिस्थिति आएंगी, पहला आएगा श्रेय और दूसरा आएगा प्रेय। श्रेय और प्रेय में से हमेशा आपको चुनना है। तो किसको चुनेंगे? श्रेय को चुनेंगे। कभी भी ऐसा धर्म संकट आए कि मन नहीं कर रहा, क्या है, तो इसलिए चुन लो कि श्रेय, और बाद में पछताओगे नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा, उसको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। सभी 5 विषयों में विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं? आप पिछले प्रश्न के उत्तर का उपयोग कर सकते हैं।
हाँ जी, टोटल बताना है। 5 विषयों में प्राप्त अधिकतम अंक, मेरे पीछे 2000। अब यार 4 तो दिया ही हुआ है, 1 तो आपने निकाला ही पीछे। इतनी बुद्धि क्या लगा रहे हो? क्या समझ नहीं पाए? गणित अधिकतम विषय दिया हुआ है, गणित का आपने पीछे निकाला ही ना? ये क्या निकाला है? तो 200, तो गणित का 200 यहाँ जोड़ लो, टोटल कितने हो गए? 2000 हो गए। इसमें समझना क्या है? यहाँ साफ लिखा है, पिछले प्रश्न के उत्तर का उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान में अनुत्तीर्ण यानी फेल और समाज अध्ययन में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है? विज्ञान में फेल और समाज अध्ययन में पास होने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है? ये समझ में आ गया सभी को ना? सिंपल कैलकुलेशन है ये। नहीं आया? विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थी कितने हैं? तो विज्ञान में परीक्षा देने वाले की संख्या 300 है और पास होने वालों की संख्या 216 है। 300 ने परीक्षा दिया, 216 पास हुए, तो कितने फेल हो गए? 84 फेल हो गए। समाज अध्ययन में 360 ने परीक्षा दिया और 48 फेल हो गए, तो कितने पास हुए? 312। दोनों का अंतर क्या है? 228। इसमें क्या है जो नहीं आ रहा है प्यारे मित्रों? थोड़ा आप लोग दिमाग नहीं लगाते मैथमेटिक्स में, दिमाग लगाया करो, दिमाग पे जोर डालो, कोशिश करो। एक लाइन का तो सवाल है, करना नहीं आ रहा तो एक बार मुझसे हिंट पूछ लो ना, क्लू पूछ लो। लेकिन बार बार क्लू ही पूछते रहोगे तो फिर करोगे क्या? समाज अध्ययन और गणित में उत्तीर्णता प्रतिशत में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है? अभी अपने मन से लगाइए।
आ गया सभी को। समाज अध्ययन में उत्तीर्णता प्रतिशत। समाज अध्ययन में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 360 हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले 48 हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हुए? 312। प्रतिशत निकाल लीजिए, 312 100 बटा 360 बराबर आएगा 86.66%। और गणित में उत्तीर्णता प्रतिशत, गणित में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी नहीं पता, लेकिन अधिकतम अंक का हमें पता है। तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थी टोटल गणित में भी 360 ही हैं। अब इसका उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है? 240 गुणे 100 बटा 360 कितना आया? 80%। तो 86 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा? कितना सिंपल, कितना इजी। अरे हाँ, ये 300, सॉरी, पहले वाला लिख दिया।
किस विषय में अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत सबसे कम था? ये तो बड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा। अंग्रेजी, गणित विज्ञान, समाज अध्ययन। ये आगे सभी को समझ में? बिल्कुल सही। ये देख के ही निकलेगा और क्या। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ए और उत्तीर्ण पी और चयनित यस, दो राज्यों की एक प्रतियोगिता परीक्षा में, राज्य एक्स और राज्य वाई, वर्ष 2010, 11, 12, 13, 14, 15। उपयुक्त तालिका के आधार पर आगे के प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2010 में मान लो एक उदाहरण के लिए राज्य एक्स में चयनित अभ्यर्थी है 990, नहीं परीक्षा एस्पिरेंट है 990, पास है 195 और सिलेक्टेड है 48। इसी तरह से वर्ष 2012 में एक्स राज्य में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की प्रतिशतता क्या है? एक्स राज्य में वर्ष 2012 में अनुत्तीर्ण यानी इतने लोग अपीयर हुए और इतने लोग पास हुए, तो बाकी लोग अनुत्तीर्ण हो गए, इनका परसेंटेज निकालना है।
तो ये 80% आ गया सभी को समझ में कैसे आया। वर्ष 2012 में उत्तीर्ण कितने हुए? 480 से 180 घटा दो 660, और कुल छात्र हैं 480, तो 660 इंटू 100/840, सॉरी 840 480 कह रहा हूँ। अब इनको सॉल्व करोगे तो लगभग 78.5 आएगा, 80% के नियर अबाउट। ठीक है। वर्ष 2015 में एक्स और वाई राज्य में कुल मिलाकर के उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की लगभग प्रतिशतता क्या है? इसको लगाइए। लास्ट ऑप्शन मैंने लिखा है ना, ये 66% यही है। नहीं जोड़ना, परसेंटेज में क्या जोड़ना है? हाँ, कुल मिलाकर पूछ रहा है तो जोड़ के ही तो परसेंटेज निकालेंगे। दोनों के कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और कितने उत्तीर्ण हुए, जोड़ना पहले ही है, बाद में भी जोड़ सकते हो। परसेंटेज को ऐड करोगे तो हमेशा गलत आएगा। 2015 में एक्स और वाई राज्य में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी, तो पहले तो 2015 ये है। एक्स में कितने उत्तीर्ण हुए? 215, और वाई में कितने उत्तीर्ण हुए? 228। 215 और 228 को जोड़ दीजिए, कितना आया? 443। और क्या कह रहा है? अभ्यर्थियों की प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता किसमें पूछ रहा है? 930 और 900, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पूर्णांक ये होगा, तो 1830 हो गया। अब 443 का 1830 से परसेंटेज निकालेंगे, तो ये आएगा 24.2%। वैसे ही देखने से पता चल जाता है 400 1800 का कितना परसेंट होगा, 25 के आसपास होगा, 450 1800 का, तो ऑब्जर्वेशन से ही क्लियर हो जाएगा। जब ये कुल मिलाकर के दिया हुआ है तो अलग अलग कैसे निकालोगे? तो कुल मिलाकर के ही आधार पे ऑप्शन भी तो देगा ना। जब प्रश्न में कुल मिलाकर ही है तो ऑप्शन भी, इसके आंसर भी कुल मिलाकर के ही देगा। दो हजार 2015 के दौरान राज्य एक्स में उत्तीर्ण की कुल लगभग प्रतिशतता क्या है?
बिल्कुल सही। 20% के आसपास। सभी को आ गया समझ में? ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब कुछ अलग तरह का लगाते हैं। इस आरेखन को देखें। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट एक्स पहले सर्किल में है, स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट वाई दूसरे सर्किल में है, और नीचे दिया गया है एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 1000, एक्स राज्य के विद्यार्थियों की संख्या है 200। पहले तो इस आंकड़े को नोट कर लो। ये टेबल है नहीं तो इसको दिया नहीं गया है आगे। कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या है 1000, एक्स राज्य के विद्यार्थियों की संख्या है 200, वाई राज्य के विद्यार्थियों की संख्या है 300। ठीक है, इस आंकड़े को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, बार बार मैं बैक नहीं आऊंगा। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कक्षा में एक्स और वाई राज्य के अलावा अन्य विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है? ये तो देख के ही पता चल जाएगा। शाबाश। हाँ, इतना लंबा। मान लीजिए कक्षा में छात्राओं की संख्या 40% है, एक्स राज्य के छात्राओं की संख्या 50, वाई राज्य के छात्राओं की संख्या 180 है। कक्षा में अन्य राज्यों की छात्राओं की संख्या कितनी? क्या बताएं, तुम्हें आ गया था? आ गया ना आप सभी को? कक्षा में छात्राओं की संख्या 40% है, कुल विद्यार्थी हैं 1000, तो 1000 का 40% हो गया 400। तो कह रहा है कि एक्स राज्य की छात्राओं की संख्या है 50, तो इसमें 50 एक्स की है। वाई राज्य के छात्राओं की संख्या 180, 180 वाई की है, यानी कि 230 इसमें से घटा दो 400 में से, तो अंतर आ गया 170। प्लेन कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, प्लेन कैलकुलेशन। तो ये तो खत्म हो गया आज का डोज। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछो। अभी आपके 13 मिनट पड़े हुए। हमने किसी विषय, कोई कंप्यूटर की समस्या पूछ रहा था ना? सर क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन तो वैसे ही थे, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बन रहा है इसलिए सर लग रहा है। भूख लग रही है, अगर तुम खाते खाते भी करते हो तो कौन देखेगा? हाँ, टीआई आने लगा आपको। इसमें कोई डाउट है?
घड़ी सर। आ रहा क्वेश्चन, एक मिनट। पीपीटी बनाने में, पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। राज्य में विद्युतीकरण से वंचित गांव की प्रतिशतता संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं वर्ष 2002 में। राज्य है ABCDEF और विद्युतीकरण से वंचित गांव की प्रतिशतता है इतना। वंचित यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। कितने राज्यों के कम से कम 50% या उससे अधिक गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं? ये तो देख के ही पता चल जाएगा। पचास या उससे अधिक पूछ रहा है ना। विद्युतीकृत हो चुके हैं, ये जो डाटा दिया है ये वंचितों का डाटा दिया है। तो यानी ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये नहीं शामिल है, ये नहीं शामिल है, ये चारों शामिल है। किस राज्य में विद्युतीकृत गांव की संख्या का प्रतिशत डी राज्य की तुलना में दुगना है? अब ये वंचित का दिया, ये ध्यान रखना। नहीं है, ये कैसे हो सकता है? सी राज्य का विद्युतीकरण से वंचित है 20%, यानी विद्युतीकरण है 80%।
डी राज्य विद्युतीकरण से वंचित है 60, तो विद्युतीकरण है 40% और 80-40 का दोगुना है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। राशि फर्स्ट, ललिता सेकंड, केशुभा थर्ड, सात्विक, प्रीति, पूजा, नूरुल, ज्योति, माधुरी, काजल। कल 4 बजे वाले मतलब जो 4 बजे हम स्पेशल क्लास लेते थे, कल से स्पेशल क्लास हमारी शुरू है। तो हिस्ट्री वाले जो भी लोग हैं वो स्पेशल क्लास 4 बजे से, अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं कल 4, 6, 9, 3 क्लासेज में। बाय बाय।